बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामा में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं जम्मू कश्मीर की अहम खबरों को लेकर, जो तफसीलात लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन इंतखाबात का जिक्र करते हैं जो अब कुछ ही मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले हैं। यानी मुल्की सतह के अंदर जो इंतखाबात लोकसभा के होने वाले हैं, उस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब हलचल मचना शुरू हो गया है। यहां भी जहां इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातें या जो उसकी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके दरमियान अगर जिस सीट शेयरिंग का मसला अभी काफी अहम बनना हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 6 नशस्तों से या 5 नशस्तों से कौन कौन से उम्मीदवार उठाए जाएंगे और उस पर क्या इन इंडिया इत्तेहाद की जमातों के दरमियान कोई कंसेंसस बन पाएगा, एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वहीं पर पार्टी स्तर पर भी एक बड़ा चैलेंज हर किसी पार्टी के लिए बना हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दीगर जमातें जो इंडिया इत्तेहाद के साथ हैं, वो किसको ये मैंडेट देगा, कौन इसमें कुर्बानी देगा, ये एक काफी सियासी बड़ा पहलू है जिस पर अभी गौर-खोज हो रहा। बहरहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू के अंदर थे और जम्मू में मीडिया नुमाइंदों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इसी निस्बत से सीट शेयरिंग के हवाले से भी कुछ सवालात पूछे, जिसके जवाब में डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि हम ख्याल जमातों के साथ बैठेंगे तो इस मसले पर बात करके हल निकालेंगे। ये काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। सीट शेयरिंग का जो मसला है ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा मसला है उस पर सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ये उसके लिए बड़े कमिटेड नजर आ रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि हमें सीट शेयरिंग के मसले के हल में कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि सीट शेयरिंग का मसला लोकसभा इंतखाबात को लेकर जो है, इस पे हमें कोई मसला नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानी देने के लिए तैयार है अगर सीट शेयरिंग करनी पड़ी तो, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही जमात है जिसने इससे पहले के लोकसभा के इंतखाबात में ज्यादा सीटें हासिल की थी। उस पर जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, हम मसाइल को हल करेंगे, इसके लिए हम वादाबंद हैं। We have no problem. Umar has told you the other day. We have no problem at all The talks have begun? with the sharing of the seats. The talks have begun, sir? So it seems that National Conference is going to suffer more because you have won 3 seats in Kashmir, and if you have to go for the coalition, then you have to sacrifice at least 1 to 2 seats to other parties. Why? This will be dependent on when we talk to them. And I'm sure we'll sort this out. We have no difficulties sorting it out. None. We have never had them before, we'll not have them now. Sir, is National Conference ready to make sacrifices when it comes to the alliance? The question is, why do you ask such a question? Because you are from When the I've National said already to you that we are going to settle the things between us. नाज़रीन, बात राम मंदिर की हो और फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू की सरजमीन पर हो और फिर उससे राम मंदिर से मुतलिक सवाल न पूछा जाए, यह हो ही नहीं सकता है। राम मंदिर से मुतलिक सवाल पूछा गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि राम सबका है, राम हर जगह है। राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नहीं है, राम सिर्फ उस खास मंदिर में नहीं है जो बना है, बल्कि राम हर जगह है और राम उस जगह पर भी है जहां मंदिर नहीं है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने अनोखे अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। उस मंदिर में बसता है क्या? राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर है वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर है? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है। जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको देखिए, राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूं उम्रा के लिए, क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ काबा को के सामने आओ?
तो मुझे निमंत्रण मारा। इन्विटेशन तो सर इसमें इनविटेशन जो इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है। आज देखिए यहाँ पे घरों पे चिट्ठियां डाली जा रही हैं। कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है? बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? लेकिन आप ही के कोलेशन पार्टनर जो है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी डिक्लाइन किया, तो आपको लगता है कि उनकी भूल है? कोई करेगा या नहीं करेगा, इसको जोर नहीं है। सर हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करे, हाफ डे का क्या मतलब है? फुल डे करे, मालिक है हिंदुस्तान की है, वो क्यों नहीं 1 महीने की छुट्टी करे? हमारा क्या जाता है, करें। अच्छा हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे। J&K यूनाइटेड मूवमेंट के चेयरमैन इशफाक जवार ने कहा है कि अगले चंद महीनों में सबसे बड़ा सियासी जलजला जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। उन्होंने कहा कि जब बड़ी मछलियां सियासी जमातों में शामिल होंगी। ये दरअसल उन्होंने एक सवाल के जवाब में जवार ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन बेग PDP में शामिल नहीं हुए, हालांकि ये उनका दावा है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के दिन उनके मजार पर फातिहा खानी के लिए गए थे। इशफाक जवार ने कहा कि यहां के लोग कसमपुर से की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे यहां बेरोजगारी है, बिजली का बहरान है, हमें इन मसाइल से निकलना होगा। ये बेग साहब ही नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि और भी लोग होंगे जो इसके साथ जो सिलसिले में कहीं आगे पीछे बात कर रहे होंगे शायद, लेकिन अभी तक भी मेरे हिसाब से उन्होंने फॉर्मली कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्योंकि शायद मेरी भी सफीना जी हमसे कभी कभार बात करती रहती है, उनकी अहलिया, तो सफीना जी का यही कहना, मैंने उनको मुबारकबाद दी थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा हमने ज्वाइन नहीं किया। तो हम सिर्फ बेग साहब गए थे मुफ्ती साहब के खराज अकीदत करने के लिए, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मतलब रूमर्स थे कि अब बहुत सारे और भी लोग हैं जो घर वापसी करेंगे PDP में। देखिए, घर वापसी क्या करते, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये वक्त बताएगा। घर वापसी से कोई फर्क किसी को पड़ने वाला है नहीं यहाँ। अभी तक तो ये हमने बहुत सारी, कभी PAGD भी हमने देखा था, गुपका अलायंस भी देखा था, बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी इन 30 सालों में, लेकिन सबकी हवा वक्त के साथ साथ गुजरने के बाद निकल गई। तो एट द एंड ऑफ डे फिर वही होता है, जो लोगों में खड़ा होगा जिसकी से वही आगे भी रहेगा। और इंशाल्लाह तो इन चीजों से शायद किसी को लगता होगा कि मैं शायद कल को अब MLA बनूंगा, मैं बाद में उधर भागूंगा, इधर भागूंगा, कभी इधर, तो ये चीजें टेम्पररी होती है। इन्हीं रीजनल पार्टीज ने हमें हमेशा इस्तेसाल किया इस कौम का, 70 साल हमें पीछे धकेल दिया इन्हीं लोगों ने। अगर हमारा दफा 370 हमसे छीना गया, वो इन्हीं की देन है। और आज लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा क्या नहीं। तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ अभी चेंजेस हो रही है, बहुत कुछ बदलाव आएगा सियासी हलकों में। और भी लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका भी अभी काफी कुछ इन दिनों में, इस महीनों में कुछ चेंजेस आएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह। इधर दफा 370 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, बल्कि सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए ताकि लोगों के मुश्किलात का इजाला हो सके। यह साबिक MLA राजौरी एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन ने कारकुनान के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अवाम का सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि अब उम्मीद सिर्फ सरकार पर है, ताकि न कि सुप्रीम कोर्ट पर। उन्होंने कहा कि दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर हमें कोई अब उम्मीद नहीं है, बल्कि सरकार अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देकर इंतखाबात कराए ताकि अवाम की मुश्किलात का इजाला हो सके। लोगों में हरासमेंट है बहुत ज्यादा, और मेन चीज जो ये है कि लोगों की सुनवाई कोई नहीं हो रही, को सुनने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हवा के घोड़े पे चढ़ी हुई है, उसको बैठने की फुर्सत नहीं है कि लोगों के मसाइल सुन सके। हमारा
इस स्टेज से आई है, मेरे सरपंच साहिबान मेरे साथ काफी सारे लोग आए हैं। हमारा ये कहना है कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत पाल की जाए, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवा जाए, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवा जाए, और ये डीडीसी को जिंदा रख के बाकी को डिसॉल्व करना ये कानूनी बात नहीं है। डिसॉल्व करना तो पूरा सिस्टम डिसॉल्व कर दीजिए, डीडीसी किस लिए रखी है? ये करप्शन का एक सिलसिला बन जाएगा, आगे बड़ी करप्शन हुई है डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इस सिलसिला में हम सभी लोग इकट्ठे, वो बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे थे। हमारा यही सरकार से कहना, सेंट्रल सरकार से, हम सेंट्रल सरकार का हिस्सा है, रियासत जम्मू कश्मीर सेंट्रल सरकार मुल्क का एक हिस्सा है। ये फौरी तौर पर आप क्यों बंद कर रहे हो इलेक्शन? पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो भाई यू आर अवॉइडिंग जम्मू। नाज़रीन, बात करते हैं महकमा तालीम की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि मरकजी वजारत तालीम की जानिब से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने हर एक स्टेट के लिए, खासतौर पर जो कोचिंग सेंटर्स है उनके लिए रहनुमा खतूत, जिसे हम गाइडलाइंस कहते हैं, वो तैयार किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के अंदर जो स्कूली बच्चे हैं, खासतौर पर जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उनके अंदर खुदकुशी का जो रुझान है वो बढ़ रहा है, जिसके पेश नजर किसी भी स्टेट के अंदर या मुल्क स्तर पर अब 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग पर पाबंदी आयद की गई है। और इस हवाले से कोचिंग सेंटर्स से भी कहा गया है कि वो अपने आप को पहले रजिस्टर कराएं और उसके बाद इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर इन रहनुमा खतूत के मुताबिक ग्रेजुएट से कम कोई टीचर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यही है कि जो खुदकुशी के वाक़ात है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 साल तक की उम्र पर इन बच्चों पर एक इजाफी बोझ पड़ रहा है। जी अनवार जो जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी मैदान के अंदर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चला रही हैं बल्कि कोचिंग सेंटर्स के साथ भी बिलवास्ता या बिलावास्ता काफी वक्त से वाबस्ता है। वार साहब, आपका इस्तकबाल है। इब्तिदान जानना चाहेंगे कि मरकजी वजारत तालीम के इस फैसले को या इन गाइडलाइंस को आपकी एसोसिएशन किस नजर से देखती हैं, क्योंकि काफी वक्त से जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो प्राइवेट स्कूल्स का, इन कोचिंग सेंटर्स का एक कंट्रीब्यूशन है, तो उस निस्बत से इस फैसले को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए हिलाल साहब, यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर असगर साहब जिन्होंने कमिश्नर थे, तो उस टाइम में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है और बाकायदा गाइडलाइन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में नाफिज हैं। जी, ये हकीकत है कि इस वक्त मुल्क की सतह पे जो डायरेक्शंस आ गई हैं जिसमें कहा गया है कि कोचिंग सेंटर्स को रजिस्टर किया जाए, उसके लिए बाकायदा एक ज़ाब्ते-कार गाइडलाइंस इशू हो जाए। यहाँ पे इस से जम्मू कश्मीर इस वजह से आ गया है कि यहाँ पे 2010 में ही वो गाइडलाइन इशू हुई है और जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद जो है वो जगह है जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये अलग बात है कि पिछले 1-2 साल से इस पे ज्यादा काम नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो ऑर्डर आया है ये चूंकि एक पॉलिसी डिसीजन है और वो भी एकेडमिक पॉलिसी डिसीजन, उसके लिए जो डिबेट होना चाहिए, जो डिफरेंट उसमें एक जो राय लेनी चाहिए पब्लिक सतह पे, इंटेलेक्चुअल्स की, स्कॉलर्स की। देखिए एक तरफ से हम कह रहे हैं कि 16 साल की उम्र तक बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा जी, लेकिन सवाल है कि राइट किसका है? ये पेरेंट का है, ये बच्चे का? बच्चा क्यों जा रहा है? बच्चा अपनी खुशी से नहीं जा रहा है। स्कूली निज़ाम में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कमजोरी है, इस वजह से बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में रेमेडियल क्लास के लिए जाना पड़ता है। अब अगर हम उनसे एक बच्चे से ये हक छीनते हैं कि आप कोचिंग में मत जाइए, तो फिर स्कूली निज़ाम मजबूत होना चाहिए। स्कूली निज़ाम इंतहाई कमजोर है। स्टेट लैंड के नाम पे, एनओसीज के नाम पे 200-250 स्कूल ऑलरेडी बंद किए जा रहे हैं। इधर से कहा जा रहा है कि कोचिंग में भी मत जाइए। ये ऐसी बात हुई कि तालीम न यहाँ न वहां, जाएं तो जाएं कहाँ। मसला ये नहीं है। मैं इस ऑर्डर के स्पिरिट को चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या हमारा स्कूली निज़ाम इतना मजबूत है कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं रहेगी? एक बात। दूसरी बात यह है, क्या जो सरकार 12,000 करोड़ का बजट क्या वो पूरी तरह से यूटिलाइज होता है? क्या फंड्स लैप्स नहीं होते हैं जो बच्चों की तालीम के लिहाज से हैं और स्कीम्स जो हैं जिस वजह से यहाँ के तालीमी निजाम को मजबूत किया जा सकता है? देखिए यहाँ उसूली तौर पे हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए। कहते हैं ना, इकबाल के शेर का एक मशहूर मिसरा है, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। कोचिंग एक जमाने में इवन माना जाता था, उसके बाद नर्सरी इवन माना जाता था, लेकिन आज एक रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के होते हुए अगर हम कहते हैं कि
इसको बंद किया जाए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर स्कूली निजाम को मजबूत करने की जरूरत है। क्या हमारा स्कूली निजाम उतना मजबूत है? यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये स्कूली निजाम की मजबूती से मुराद सिर्फ सरकारी स्कूल है या कि फिर प्राइवेट स्कूल्स का भी आप इसमें जिक्र करना चाहेंगे? आप समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी मजबूत नहीं है? मैं हिदायत साहब जब भी बात करता हूं तो मैं बच्चे की बात करता हूं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, दोनों निजाम इस वक्त कमजोर है। प्राइवेट स्कूल 300-400 स्कूल ऑलमोस्ट सरकार के एनओसी की वजह से, स्टेट एंड की वजह से बंद हो रहे हैं, और सरकारी स्कूलों का हाल ये है, इससे पहले यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 20-22 हजार हुआ करती थी, आज 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट है, आउट ऑफ स्कूल्स हैं। लिटरेसी रेट 10% पिछले 2-3 सालों में डाउन हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि तालीम किसी कौम का मुस्तकबिल है। लिहाजा हिलाल साहब, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे ये प्राइवेट स्कूल हो, मैं बच्चे की बात करता हूं, मैं उसी एंगल से चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करता हूं। मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमारा निजाम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। अगर सरकार इसको एविडेंस बेस्ड लॉजिक ड्रिवन पॉलिसी के जरिए इसमें सुधार न लाए तो ये तारीख का बदतरीन दौर होगा। क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर्स का भी चेयरमैन रहा हूं और इस वक्त भी रिप्रेजेंट करता हूं, स्कूल एसोसिएशन का भी सदर हूं, लिहाजा उस हैसियत से मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त तालीमी निजाम की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। देखिए हिलाल साहब, एक जमाना वो भी था जब गुलाम साबीन और आगा अशरफ जैसे लोग एजुकेशन को हेड करते थे। आज कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, इनकम टैक्स का ऑफिसर, किसी भी टॉम, डिक एंड हैरी को आज एजुकेशन का सरबराह बनाया जाता है। फिर ये रूल्स आते हैं, ऑर्डर्स लाए जाते हैं, गाइडलाइंस लाए जाते हैं, इसमें ग्राउंड वर्क नहीं होती है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी नहीं है, लॉजिक ड्रिवन नहीं है। इस वजह से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं। ये अलग बात है कि उसूली तौर पे इस बात से हमें कोई इनकार नहीं कि बच्चे को क्या जरूरत है कि वो कोचिंग में भी वही किताब पढ़े और स्कूल में भी वही किताब पढ़े। क्यों दो जगह वो फीस दे, लेकिन उसके लिए एक बाकायदा पॉलिसी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अनवार साहब बात करने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। काफी अहमियत की बात उन्होंने भी रखी कि कोचिंग सेंटर्स की अहमियत तभी खत्म हो जाएगी जब स्कूली निज़ाम दुरुस्त होगा, जब स्कूली निज़ाम मजबूत होगा। ये एक अहम पॉइंट है। अगर सरकार तो कोचिंग सेंटर्स बंद कर रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर वही तालीम जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर इन बच्चों को मिल रही थी, अगर वही स्कूलों के अंदर, चाहे प्राइवेट हो खा वो सरकारी स्कूल हो, अगर वहां पर वो मिल जाती है तो फिर ये कोचिंग सेंटर्स खुद ब खुद इरेलेवेंट हो जाते हैं। ये जी अनवार का नटशल में कहना था। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं काजीगुंड कुलगाम की, जहां के मुत्तलिका एडब्ल्यू जो बिजली महकमे के एडब्ल्यू है, उन्होंने वहां के लोगों से अपील की है कि वो बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें, क्योंकि इलाके के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। और इस हवाले से उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि वो ऐसे आलात का ज्यादा इस्तेमाल ना करें जो ज्यादा बिजली कंजप्शन कर रहे हैं, जो ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की जानिब से स्पेशल टीमों को रवाना भी किया जा रहा है जो बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे जो हीटर्स हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्क्वाड्स हमारी सब डिवीजन लेवल पे बनाए हैं और वो स्क्वाड जो है हर चारों जगह, जो हमारा कोंड एरिया है वहां पर भी है, दूसरे एरिया में है, यहाँ काजीगुंड टाउन में भी है और नीचे भी है, हर जगह पे ये काम कर रहे हैं। इनका यही मकसद है, हमारा यही मकसद है कि जो क्रूड अप्लायंसेस है लोगों के, खासकर हीटर्स या बॉयलर्स, वो लोग इस्तेमाल हम उनको करने नहीं देंगे। हम ये भी इनसे लोगों को आपकी वसादत से हम ये इल्तिमास करना चाहते हैं, अगर वो परहेज करें, इन चीजों से परहेज करें, हमारा जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है वो कामयाब रहेगा। क्योंकि इसी की वजह से आपको पता ही है कि जब भी हमारे लोड पे, हमारे सिस्टम पे लोड ज्यादा आता है तो उसकी वजह से फिर हमें फोर्स कट करने पड़ते हैं। हमने मुहिम, इस वक्त जो हमारी मुहिम है वो एक्सेलरेट, दिन ब दिन हमारा उसकी एक्सेलरेट होता है, क्योंकि इसकी यही हम चाहते हैं ताकि लोगों को सफर न हो जाए, जो ऑनेस्ट कंज्यूमर्स है, क्योंकि वो भी फिर सफर होते हैं।
जब एक ही घर में आपको पता है, और खासकर पीक आवर्स में इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स करते हैं, बॉयलर्स करते हैं, यही वजह है कि हम खासकर पीक आवर में हमारा इंस्पेक्शन स्क्वाड वहां तक जाता है ताकि हमारा उधर पुतुल और सुरनकोट के मकामी लोगों ने पीएचई महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और यहां मकामी लोगों का कहना है कि वो पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और इसी वजह से वो मुजाहरा करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि काफी वक्त से इलाका पानी की सहूलियत से महरूम है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। शमशाद बेगम, ये 15 दिन से हो गया कि हमें पानी बंद किया है, हमारे को कोई पानी नहीं दे रहे और सुपरवाइजर से जब बात करते हैं सुपरवाइजर आगे से बदतमीजी करता है और वो हमें पानी नहीं देता। हमारी यही अपील है कि सुपरवाइजर को यहाँ से चेंज किया जाए। 30 साल हो गए यहाँ एक ही जगह में ड्यूटी कर रहा है। जब हम बोलते हैं हमारी पाइपें मंजूर हुई थी, हमारी पाइपें यहाँ से नहीं लगवाई गई और दूसरी जगह में लगवा गई पाइपें। जब भी हम बोलते हैं एक्शन हमने बोला, यही सबको हमने बोला। जो है यहाँ जो है सुपरवाइजर, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि सुपरवाइजर को जो है यहाँ से चेंज किया जाए, क्योंकि सुपरवाइजर जो है यहाँ पे जो लगाया गया है रियासत मोहम्मद रियासत, ये जो है 30 साल से एक ही स्टेशन पे यहाँ पे जो है पोठा में एक ही स्टेशन में ये ड्यूटी कर रहा है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जो है इसको जो है 30 साल से, ये कौन सा कानून है कि एक ही जो है ये स्टेशन पे ये 30 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है और एक 30 साल से यहाँ पे जो है लोगों का खून चूस रहा है। यहाँ पर 15 दिन हो गए, पानी इस महल्ला को बिल्कुल भी नहीं है, परले महल्ले को भी पानी नहीं है, बिल्कुल पाइपें तोड़ के रखी हुई है और जो है पाइपें जहाँ ये जो लोग जो है चश्मे से पानी लाते हैं, जो है आप देख सकते हैं, जो है इनको, इनसे आपने खुद बात भी किया है, ये जो है पानी चश्मों से लाते हैं और जो है। आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।